Good afternoon, everyone. Am I audible, online students? If yes, please thumbs up. Anyone? कोई भी एक thumbs up कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ मेरी आवाज आपको audible है. Yes, roll number 33. Yes, am I audible? If yes, then thumbs up. Okay, Sanjeet, very good. So now, please switch on your camera. Okay. So I hope कि आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा होगा. Yes or no? मैं आज कुछ शॉर्टली में जल्दी से आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, है ना. मैंने बता दिया था, है ना. कंप्यूटर का डेफिनेशन सबको पता है. चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. आप लोग कोई जरूरत नहीं है, आप लोग क्लास में ही, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. डोंट वरी. I think now it is there. Yes, Sanjeet, is there any problem? आपने हैंड रेज कर रखा है, तो कुछ पूछना है आपको? यस सर, तो पूछना था कि सर हम लोग एग्जाम में कहाँ तक आएगा? ये मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूँ. मैं एक्चुअली क्लास में कई बार डिस्कस किया हूँ. जितना मैंने क्लास में करवाया है उससे कम ही आएगा. मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत ज्यादा होगा तो मेमोरी तक आएगा. ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी तक. कोई इशू? एक दो टॉपिक इधर उधर हो सकता है, बट मोस्टली वहीं तक आएगा. क्लियर है? चलिए, कुछ आप कंप्यूटर्स के बारे में आप सब जानते होंगे, है ना. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से बता दूं कि यदि कुछ पूछना होगा तो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा. ठीक है, तो हम लोग फटाफट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. मतलब कंप्यूटर की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, और जिसके कारण उसको यूज करते हैं. तो फर्स्ट है आपका ऑटोमेटिक. मतलब सिस्टम के अंदर, ये मैंने बताया था क्या, लास्ट क्लास में बता दिया था. ऑटोमेटिक मतलब जो भी इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद वो खुद ही उस पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर सके, हम बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. सेकंड मैंने बताया था स्पीड. जो भी वो काम करता है वो बहुत फास्ट काम करता है. ठीक है. थर्ड वन इज एक्यूरेसी. मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट वो सही से रिजल्ट देता है. यदि हमने गलत इनपुट दिया हो तभी वो गलत आउटपुट देगा. अदरवाइज यदि हमने सही इनपुट दिया हो तो सही इनपुट दिया हो तो आउटपुट भी वो सही देगा. क्लियर है? चलिए, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम थक जाते हैं, हम कहते हैं एक ही काम करके एक ही खाना खा के बोर हो गए हैं, वो ऐसा नहीं बोलता है. या फिर जैसे कंसंट्रेशन, हम लोग कभी कभी कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं. ध्यान क्लास में बैठे हैं लेकिन ध्यान चल रहा है घर पे, आज पापा ने जो मिठाई लाया था वो कहीं खत्म ना हो जाए. तो मे बी ऐसा भी होता है ह्यूमन के साथ, है ना. यहाँ से निकल के मॉल जाना है, ऐसा होता है, और ध्यान मॉल पे ही रहता है, क्लास में नहीं रहता है. बट सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होता है. वो एक चीज में कंसंट्रेट करता है. उसे एक काम कितनी बार भी करवा लो वो आपको मना नहीं करने वाला है. उसका कंसंट्रेशन कभी लूज नहीं होता है, वो थकता भी नहीं है. वो अलग है कि हार्डवेयर है तो कभी कभी प्रोसेसर गर्म हो जाए, अलग बात है, लेकिन वो थकता नहीं है. चलिए, वर्सेटिलिटी मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर का होता है. मतलब उससे कोई भी काम, जितना काम वो कर सकता है उसमें से कोई भी काम करवा लो वो सारा परफॉर्म कर देगा. क्लियर है बच्चों? वो ये नहीं कहेगा मुझे यही काम करना है, मुझे वो, जैसे आप लोग सब्जेक्ट है ना, सर ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, उसके लिए सब बराबर है, वो कोई भी कर देगा, है ना. आपको मैं अभी मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा दो तो आपको सर ये बहुत, डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो सर ये बहुत,
तो वहां पे वो नहीं करता है सर। मतलब आप कोई भी टास्क करवा लो, किसी भी टाइप का करवा लो, जो वो कर सकता है वो परफॉर्म कर देगा, तो उसको कहते हैं वर्सेटाइल नेचर। नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब इट कैन सिस्टम कैन स्टोर आवर डेटा ऑन लार्ज स्केल, है ना, बड़े बड़े डेटा को स्टोर कर सकता है, ये इसका एक फायदा है। नो आईक्यू, ये इसका कहो कि एक एडवांटेज भी है और इसको भी क्या इंपॉर्टेंट है। नो आईक्यू, आईक्यू होता तो फिर हमसे पूछता नहीं वो कि आपको काम करना है, फिर तो वो सुनता भी नहीं, फिर वो इतना अच्छा होता नहीं, फिर वो उतना डिलीजेंस होता नहीं, उसका भी कंसेप्शन लूज हो जाता है। ये आईक्यू है जो ह्यूमन उसके अंदर नहीं है, ह्यूमन के अंदर है, और जिसके बेस पे आप उसे कंट्रोल करते हो, ह्यूमन डिपेंडेंट बनाते हो। यस यस, रोबोटिक्स में आईक्यू वहां पे डेवलप करने की कोशिश की है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, पर इंटेलिजेंस होना चाहिए, इंटेलिजेंस सब उसमें नहीं है, बट आजकल जो हम लोग एआई मशीन लर्निंग पढ़ते हैं वहां पे इंटेलिजेंस भी डेवलप किया। चलिए, नो फीलिंग्स, मतलब एक मिनट जरा सा, कौन है, एक मिनट क्लास लगा देता हूं। ठीक है, तो नो फीलिंग्स मतलब क्या, ये बताओ जितने भी बच्चे इवन चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या था जो मैंने बताया, नेक्स्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या कि किस किस फील्ड में हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो एप्लीकेशन मतलब यूज किस किस फील्ड में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि मैं आपसे पूछूं आप कितना फील्ड बता सकते हो आप लोग, कि आपका एग्जाम नजदीक में तो क्विकली चल रहा हूं मैं, फिर बीच में रिवीजन में करवाते रहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम किसमें यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को बताओ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कह सकते हो, एक साइंटिफिक रिसर्च में होता है, गेमिंग के लिए होता है, बिजनेस में होता है, इंटरटेनमेंट में होता है, बैंकिंग सेक्टर में होता है ना, हॉस्पिटल में होता है, तो और क्या इंजीनियरिंग में होता है, मेडिसिन, बहुत सारे फील्ड में मैक्सिमम में होता है या नहीं होता है, अकाउंटिंग में होता है ना, बुक पब्लिशिंग, मतलब ऐसा कोई भी सेक्टर आजकल नहीं है जिसमें यूज। तो आई थिंक इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर आई
कहाँ यूज होता है ना? तो लिख सकते हो आप लोग, है ना? फील्ड में बताना किस फील्ड में होता है, क्या यूज होता है, 2-3 लाइन लिखोगे ना उसमें। चलो छोड़ो, इसको बात करते हैं, ब्लॉक डायग्राम पे आते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कि जैसे जितने भी कंपोनेंट्स है ना सिस्टम के अंदर, उसको हम एक ब्लॉक के थ्रू, मतलब बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। कभी कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंप्यूटर, थोड़े से 2 नंबर में आप सिंपल डेफिनेशन लिखोगे, पर वही क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा जाए 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में, तो क्या करोगे? केवल डेफिनेशन लेके चले आओ, आपको बताना है सब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, है ना, हर कंपोनेंट का काम क्या है बताना होगा। तो कुछ वैसा ही होता है। तो बेसिकली इसमें इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसके बीच में लॉजिकल कनेक्शन होता है, सीयू के थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है, सीपीयू इसको कहते हो। सीपीयू के अंदर क्या होगा, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू होता है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम। मैंने दिया था पीडीएफ, आप लोग देख सकते हो आई थिंक। तो वो ब्लॉक डायग्राम है ना। 66 रोल नंबर। अब इसको, अब ये रखी है, एक बच्चा कॉल किया होगा, बाकी सबको इन्फॉर्म कर दिया होगा सर ने, है ना। मतलब धर्मशाला बना के रखे हो, तुम लोग कभी भी ज्वाइन कर जाते हो। ऑनलाइन का मतलब तुम समझते ही नहीं हो। अब मैं पढ़ाऊं या मैं हमेशा एक्सेप्ट करते रहो तुम लोग का, है ना। अगले बार में जब भी क्लास देखो, और जिसका भी है सुनो, जब भी मैं सबको फिर से बता देता हूँ, प्रीवियस क्लास जब खत्म होगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा, बिना उनके क्लास कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। और जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको पता होगा ना प्रीवियस क्लास फिर करते हो तो, है ना। मुश्किल से 5 मिनट का समय लग सकता है आपको, मैं ओपन कर सिस्टम ओपन कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर जाएंगे। बहुत ज्यादा हो गया तो मैं जब से स्टार्ट करूंगा तब से 10 मिनट, इसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये आदत आप लोग सुधार लो, और ये कॉल मैसेज करना बंद करो, ठीक है ना। कि सर ने ज्वाइन नहीं किया, क्लास होता है मैं मोबाइल पिक नहीं करता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए ज्वाइन होना है, आप ऑनलाइन जो प्रोसीजर है इसको तो ज्वाइन होइए। चलिए नेक्स्ट, मैंने क्या बताया आपको कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, उसके अलावा सीपीयू भी होता है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपका, एएलयू, कोई दिक्कत? चलिए, इसी को सबका अपना पर्पस होता है, मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस का यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए सिस्टम के अंदर। आउटपुट डिवाइस का काम होता है जो भी डेटा है, रिजल्ट है, उसको शो करने के लिए यूजर को। और बीच में एक प्रोसेसिंग होता है, इनपुट हमने दिया आउटपुट में मिलेगा, उसके बीच में प्रोसेसिंग होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बीच सेल्फ से होता है। उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू। अब समझो सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, सेकंड एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, थर्ड वन इज व्हाट, एमयू मेन मेमोरी, या एमयू भी बोल। बेसिकली होता क्या है समझो, जैसे हमारे पास सीयू जो है, हमारे ब्रेन में भी कंट्रोलिंग होता है ना, हमारा ब्रेन ही सबको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को। जैसे मैं स्टेप्स भी बढ़ाने कितना बढ़ाना है, आप सीढ़ी के हिसाब से हम कभी अप डाउन करते हैं, पैर को लेग को करते हैं, कितना सीढ़ी छोटा है थोड़ा सा लेग से काम हो जाएगा, ज्यादा है तो ये जो हम दौड़ते नहीं, कितने स्पीड से दौड़ना है, कंट्रोल कौन करता है सारा। किसी चीज को उठाना ही है, इस मोबाइल को भी मैं मान लो उठाऊं हाथ पे, कितना फोर्स लगेगा, क्या उसको ऐसे उठाऊंगा, नहीं, क्या उसको ऐसे साइड करना, ऐसे साइड करूंगा या ऐसे साइड करूंगा, तो ये चीज कौन बताता है, कंट्रोल करना हमारे हैंड को, हमारे हार्डवेयर को। वैसे ही सिस्टम के अंदर भी हार्डवेयर होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका सीयू। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट है एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल। जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसे परफॉर्म कौन करता है, देन मेमोरी यूनिट, जो टेम्पोररी स्टोरेज की बात हम करते हैं, वो कहाँ होता है, जब भी कोई प्रोसेसिंग हो रहा है टेम्पोररी डेटा स्टोर होगा ना, वो कहाँ होता है आपका, मेमोरी यूनिट के अंदर होगा। कोई इशू? ये इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आप लोग फिगर देख लेना सामने वाला। सेकेंडरी होता है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, सेकेंडरी को एक्सटर्नली भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यस। मेमोरी में जो बताएंगे ये सर सीपीयू के इंटरनल पार्ट से डिफरेंट अलग है, रजिस्टर सर सीयू। देखिए मेन मेमोरी जो मैंने बोला ना, मेन मेमोरी वो आपके सीपीयू के अंदर का ही पार्ट होगा, तो उसके अंदर रजिस्टर भी आ जाएंगे, और जो रैम होता है वो भी उसका अंदर में आएगा। कोई दिक्कत?
देखो, लेकिन यदि रजिस्टर को हम ये मान के चलते हैं कि वो जो है प्रोसेसर का पार्ट होता है ना, तो वो तो इनबिल्ट ही होता है, उसको हमको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रैम हमारा जो है मेन मेमोरी होता है, तो ये भी एमयू के अंदर आता है, कोई दिक्कत? अब देखो सीपीयू जो बॉक्स होता है उसके अंदर लगा होता है ना वो, कोई दिक्कत? बाकी एक्सटर्नल मेमोरी आपका जो है ये जो है वो मेन कनेक्टेड रहता है, तो वो कंट्रोल सिग्नल कैसे देता है? देखो, आप गौर कियो, कुछ गौर कियो। अभी देखो, आप लोगों ने आर्किटेक्चर पढ़ा है क्या? कौन सा टॉपिक चल रहा है उसमें? इसमें आप लोग सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पढ़े हो? सीपीयू और सी ऑर्गेनाइजेशन। पहले सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, फिर सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे। सी में जो है आपने पढ़ा होगा कंट्रोल सिग्नल्स, है ना? मैंने बताया भी था। तो बेसिकली मैंने क्या, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, बैठो, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ सबके लिए है, और मैं बोल रहा रोल नंबर 52, तो रोल नंबर 52 जब मैं बोलूंगा तो मैंने सबको बोला, सबको सुनाई दिया, सबके लिए था, लेकिन रिएक्ट कौन करता है? जिसको मैंने बोला। उसी तरह से कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, कंट्रोल सिग्नल सबके लिए जनरेट होते हैं, जितने भी डिवाइस होते हैं। अब जिससे काम लेना है, जिसको कंट्रोल सिग्नल पे टास्क परफॉर्म करना है, उसका वैल्यू 1 होता है, बाकी सारा क्या होता है? 0। अब उतना डिटेल में हम जाएंगे तो इट विल टेक इवन मोर देन 2 और 3 क्लासेस, है ना? वो इंटरनल पार्ट की होगी, तो उसको आप वहां से आर्किटेक्चर में देख लेना अच्छे से। पर ये समझो कि वो एक सिग्नल जनरेट करता है सबके लिए, है ना? कंट्रोल आपका वहां पे आप देखोगे 3 बस होते हैं वहां पे, एड्रेस बस और तो वहां पे बसेस होते हैं, उसके थ्रू वो क्या करता है, और एक कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, है ना? तो कंट्रोल बस के थ्रू वो कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रैवल करता है, कोई दिक्कत? और उसी के हेल्प से सब सारे हार्डवेयर सो उसके बहुत सारे मेथड से आप पढ़ोगे, बहुत तरीके से होता है, हार्डवायर होता है, माइक्रो कंट्रोल होता है, वो सब आप देखोगे, ठीक है? चलिए, सीपीयू जनरेट लॉजिकल एड्रेस एप्लीकेशन को देखिए क्या चीज लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस किसका एड्रेस होता है, मुझे बताओ। तो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस किसी प्रोसेस का लेकिन सिस्टम एक्सेस कहां से करता है? सीपीयू को पता है कि हार्ड डिस्क में कहां डेटा रखा हुआ, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस, बट उसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें? फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको मैपिंग कहते हैं, है ना? तो जो एड्रेस आया उसको फिर आप, एक्चुअली डेटा वहां तो होगा नहीं, डेटा होगा कहां पे? रैम में लाना है। तो रैम में उस डेटा को जब लाते हो और रैम का एड्रेस को दोगे, तो रैम का जो एड्रेस है वो क्या है? फिजिकल एड्रेस। तो उस एड्रेस से उस लॉजिकल एड्रेस को मैपिंग करते हो, फिर इसमें फ्रेमिंग कंसेप्ट पढ़ते हो, है ना? फिर आप पढ़ोगे इसमें क्या कहते हैं, फ्रेम्स पढ़ते हैं ना, इन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, पढ़े हो कि नहीं? अभी पढ़ोगे, वही उसी में जो कन्वर्जन होता है आपका फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल, जिसमें कि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसके थ्रू आप पढ़ोगे, ऑफसेट होता है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखो, सारा सब्जेक्ट का अपना अपना स्ट्रक्चर है, सारा मैं यहाँ पे बता दूं तो फिर दिक्कत है कि आपका ये जो टॉपिक है लीक से बाहर लग जाए, ठीक है? सबका अपना अपना इसीलिए सब्जेक्ट इसी के बेस पे बना हुआ है, ठीक है? चलिए, अब एक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, मैंने बताया था आपको, ये जो ब्लॉक डायग्राम जो हम पढ़ते हैं, जो हर एक सिस्टम फॉलो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। उसी ने बताया था कि इनपुट डिवाइस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे, सीपीयू होगा, सीपीयू के अंदर ये कंपोनेंट्स होंगे, मेमोरी यूनिट होगा, ये किसने बताया था? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इसलिए इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ही कहते हैं। कब बताया था? 1945, ठीक है? चलिए, संजीत कुमार, ये संजीत कुमार, कोई डाउट है आपको? जस्ट 1 मिनट। ये संजीत, यू कैन अनम्यूट। सर ऑक्सिलरी स्टोरेज क्या होता है सर? मेमोरी स्टोरेज क्या होता है? ऑक्सिलरी स्टोरेज सर, ऑक्सिलरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को ही मेमोरी, हम ऑक्सिलरी स्टोरेज कहते हैं, सेकेंडरी को ही, ठीक है? यस सर। ये परमानेंट स्टोरेज होता है, उसी को हम कहते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन आप सबको मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी बच्चे हैं अपने नाम से पहले रोल नंबर जरूर लगा लें। बहुत सारे बच्चे का मैं देखता हूँ कि रोल नंबर होता नहीं है, समझ में आया? चलिए, यस।
सेकंड कम्स ठीक है बच्चों। तो कंपोनेंट्स मैंने बताया था, 4 तरह कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली कंप्यूटर के अंदर। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस का काम होता है इनपुट लेना यूजर से, प्रोसेसिंग डिवाइस को प्रोसेस करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और उसको फिर शो करने का काम किसका है, आउटपुट। सूरज कुमार 38 को है पहचान, तो ये कौन है? सूरज कुमार 38। चलिए तो हाँ, अभी किसने पूछा था कुछ, क्या पूछा था? देखो आप लोग कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन में या स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, वहां पे रजिस्टर का नाम सुना होगा आपने, एड्रेस रजिस्टर, बफर रजिस्टर, है ना। 38 रोल नंबर कौन है, मैं जानते हो उसको? 38 रोल नंबर कौन है? ज्वाइन कर लेते हैं, अभी रुक जाओ। अभी जो है कैमरा ऑफ किए हुए हैं, बस रैंडम मैं किसी को देंगे, मैं रोल नंबर नोट कर रहा हूँ है ना, जिसका मैं देखूंगा। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज फंक्शंस और द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। क्या है? फंक्शंस एंड द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। संजीत कुमार अपना कैमरा ठीक कीजिए आप और ऑन कीजिए, ठीक है ना। ओके सो मैंने क्या बोला आपको, फंक्शंस और द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। क्या है फंक्शन बताओ तुम, सुन लो तुम्हारे पीछे जो है, व्हाट आर द फंक्शंस और द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। क्या पहले नहीं पढ़ाया हूं तुम्हें? हाँ तो फिर बताओ। फिर रहोगे फिर बताओगे। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, देन आउटपुटिंग, देन स्टोरेज। ठीक है, वेरी गुड, याद है था ना एग्जाम के बाद बहुत याद। अब बच्चों इनपुट डिवाइसेस हैं, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, आप ऑलरेडी हमने लिस्ट दे दिया है, आप देख लीजिएगा उसमें। नॉर्मली क्या है आप जानते हो ऑलरेडी, कीबोर्ड सीपीयू में आपने मैंने बता दिया कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किसका क्या काम है मैंने बता दिया। चलिए कीबोर्ड्स की भी टाइप है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मेमोरी आपको डिस्कस करवा दो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन ही दे दूं मैं। इंटरेस्ट देख लीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ मेमोरी में देख लीजिए, मेमोरी में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था पहले, मेमोरी हायरार्की बताया था, यस और नो। मेमोरी हायरार्की में क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी होते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेमोरी जो सबसे ऊपर वाला जो मैंने बताया था वो सबसे फास्ट होता है, सीपीयू रजिस्टर। उससे कम फास्ट कैशे मेमोरी, उससे कम फास्ट मेन मेमोरी, उससे और जो यूज करते ये भी मैंने आपको बताया था, यस और नो। जो कुछ बच्चे जो बैच 1 से बैच 2 से बैच 1 में आए हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग एक बार वीडियो भी देखा कीजिए, जो चीजें रह जाएगी है ना, तो रिवीजन में करवा रहा हूँ, पर बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ तो पॉसिबल नहीं है, पर आपने रिवीजन पढ़ा भी होगा वहां पे बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली वीडियोज है, पीडीएफ है, तो उसको भी देख लिया कीजिए, क्लियर है। चलिए तो मैंने क्या बोला आपको, कैसे मेमोरी, ये रजिस्टर क्या होता है, जो कि प्रोसेसर के लिए रिजर्व होता है। जब भी प्रोसेसर कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है तो वो डेटा को पहले वही टेम्पोरली रखता है और देन वहां से और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी में से एक रजिस्टर के पास वो स्टोर भी करता है टेम्पोरली, उसको हम कहते हैं उसी के लिए रजिस्टर यूज करते हैं। कैसे मेमोरी क्या है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा जो होता है, जिस डेटा की रिक्वायरमेंट सिस्टम को फ्रीक्वेंटली होती है, बार-बार होती है, वैसे डेटा को हम क्या करते हैं। Then comes मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी इसलिए है क्योंकि सिस्टम को ऑन करने के लिए, ऑपरेशन यूज करने के लिए हमें इसी की जरूरत होती है। क्लियर है बच्चों। कैश मेमोरी का एग्जांपल, कैश मेमोरी खुद ही कैश मेमोरी, उसका क्या एग्जांपल,
एग्जाम्पल में समझाने के लिए बोले, जैसे कभी कभी देखो क्या होता है, मान लो सिंपल, कभी आपने फॉर लूप कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, चलो पाइथन में ही आप देखते हो, लूप यूज करते हो, आई का वैल्यू बार बार जो है यूज चेक होता है, सेम आई का वैल्यू कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है। अब देखो जब भी होगा, देखिए कैसे मेमोरी नहीं रहे तो क्या होगा, हर बार उसको आई को एक्सेस कौन करेगा, प्रोसेसर, फिर अपडेट कर देगा, कहाँ ले जाएगा, फिर स्टोर करेगा कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी में, फिर से नेक्स्ट टाइम फिर आई की जरूरत है, फिर से इससे लाएगा, फिर अपडेट करेगा, फिर ये चीजें बार बार, इट विल टेक सम टाइम, ऐसा ना हम और ज्यादा और भी फास्ट हो, बेवजह उसको यूज ना करना पड़े, तो वैसे वेरिएबल्स को हम कहाँ रख सकते हैं, कैसे नहीं, ताकि उसकी बार बार यूज अपडेट हो रहा है वो, तो वही से अपडेट कर ले उसको, बार बार एक्सेस करनी जरूरत, तो इससे थोड़ा सा और भी फास्ट हो सकता है ऐसे चीजों को। नाम लिखने वाला कुमार बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, तो चीजें बहुत, इसका डिक्शनरी भी होता है अपना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बट मोबाइल को अभी दूर रख के चलो, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे सिस्टम को लेकर चलो, क्योंकि मोबाइल में सेकेंडरी मेमोरी के जगह पर रोम होता है और रोम का कंसेप्ट कुछ और है, तो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, इसीलिए अभी सिस्टम की बात करो, सिस्टम पे फोकस करो, ठीक है। चलिए, मेन मेमोरी समझ में आया आपको, सिस्टम को रैम रोम की जरूरत होती है, आपको पता है, ऑन रखने के लिए, यूजेबल बनाने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी आपको परमानेंट स्टोरेज के लिए, और आपको मैंने बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, स्पीड डिक्रीज होता है, एक्सेस टाइम इंक्रीज होता है, और कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे जाने के बाद। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पैरामीटर्स है, ये क्या है, पैरामीटर्स जो मैंने बताया था, इसके बेस पे आपको यदि क्वेश्चन आए तो डिस्कस कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में भी मेन एग्जांपल सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको आ सकते हैं, तो क्या लिखोगे इसमें, डायग्राम बनाओगे, पैरामीटर्स जो मैंने बताया उसको एक्सप्लेन करोगे, क्या है टेबल्स ऑफ मेमोरी उसको बताओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बच्चों टाइप ऑफ मेमोरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेमोरी को क्लासिफाई 3 पार्ट में किया जाता है। मेमोरी है क्या, स्टोरेज स्पेस होता है, क्या होता है, स्टोरेज स्पेस है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, कोई इशू, जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब देखिए, तो कितने टाइप की मेमोरी है, मेन मेमोरी और तो प्राइमरी मेमोरी इसको कहते हैं, कैसे मेमोरी और सेकेंडरी। मेन मेमोरी क्या है, सिस्टम को यूज करने के लिए, सिस्टम को रिन्यूएबल बनाने के लिए वो जरूरी होता है। जब आप सिस्टम ऑन कर तो सबसे पहले रोम यूज आता है, तो उसी के अंदर जो बायोस या फिर जो बूटस्ट्रैप लोडर का प्रोग्राम होता है, इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, है ना, एंड देन सिस्टम जब लोड हो जाएगा फिर आप जो काम करते हो सारा रैम वो यूज में आ जाता है फिर। तो इस तरह से ये सारे मेन मेमोरी हैं जो कि सिस्टम को यूज करने के लिए जरूरी है, इसलिए इसको मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्योंकि सबसे पहले यूज में यही 2 मेमोरी आती है। कैसे मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, तो मैंने बताया आपको, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को, एंड देन कम्स स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मेन मेमोरी को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं प्राइमरी मेमोरी को, एक होता है वॉलेटाइल और दूसरा क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ करेंगे डेटा सारा लॉस हो जाएगा, है ना, तो जिसका डेटा लॉस नहीं होता है स्विच ऑफ करने के बाद उसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो जो रोम है आपका नॉन वॉलेटाइल है, क्यों, क्योंकि हर बार आप ऑन करोगे, हर बार जो रोम का डेटा चला जाए तो बूट होगा क्या, बायोस काम करेगा क्या, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो पाएगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए जो डेटा होना चाहिए वो हमेशा के लिए होना चाहिए, तो वो क्या है आपका, ठीक है। चलिए, बट रैम आपका वॉलेटाइल है, क्योंकि डेटा ऑफ करते हो तो फिर से वो। अब देखो, क्योंकि खाली होगा तभी तो, मान लो रैम आप स्विच ऑफ करें, सारा सिस्टम बाहर हो जाएगा उससे, फिर जब लाओगे तो फिर से, और यदि उसको हम वॉलेटाइल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए है ना। अब अभी जो एप्लीकेशन था उसमें रहेगा ही, अगले बार कोई आ पाएगा ना एप्लीकेशन उसमें, स्पेस तो फुल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक बना, स्विच ऑफ हो सारा डेटा ऑटोमेटिक लॉस हो, फिर जब ऑन करोगे फिर आपको जो चाहिए फिर एप्लीकेशन ओपन करते हो, ठीक है। इसी में रैम रोम की बात होती है, जो वॉलेटाइल में एग्जांपल क्या बोला मैंने, रैम, नॉन वॉलेटाइल में रैम के फर्दर टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम होता है जो कि स्मॉल साइज का होता है, डायनेमिक रैम बड़े साइज का होता है। स्टैटिक रैम जो फ्लिप फ्लॉप से बनता है, वो कैपेसिटर से बनता है, इसमें एनर्जी कंटीन्यूअस चाहिए होती है, इसमें कंटीन्यूअस नहीं चाहिए होती है, इसीलिए वो कम
एनर्जी कंज्यूम करता है, ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। यदि हमें हाई स्टोरेज वाला रैम चाहिए तो हम कौन सा यूज करते हैं, डायनेमिक रैम यूज करते हैं। लो स्टोरेज वाला है ये यूज करते हैं। फास्ट चाहिए तो स्टैटिक यूज करते हैं, थोड़ा कम में भी चलेगा तो डायनेमिक यूज करते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस। साथ में मैंने आपको ये भी बताए थे, रोम के भी टाइप्स बताए थे आपको। एक था आपका नीरोम, सबसे पहले मैंने बताया था आपको एमरोम। क्या बताया था मैंने, एमरोम। एमरोम का मतलब क्या होता है, मास स्टेबल रोम। मतलब मास स्टेबल रोम का मतलब क्या होता है कि जो पहली बार जो आपका रोम बना था ना, उसको मास रोम ही कहते हैं। रोम का पर्पस क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अब सिस्टम को स्टार्ट करने के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो कहाँ होने चाहिए, वो कहाँ होने चाहिए बताइए। कट गया क्या, जस्ट तो दिक्कत बच्चों तो समझ में आया क्या बोला मैंने। मास रोम मतलब जब बनाया गया था रोम को, उसी समय जो प्रोग्राम डाल देते हैं उसमें, उसको प्रोग्राम के बारे में हटा नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मास। बाद में बनाया गया प्रोग्रामेबल रोम कि मान लो पहले खाली ब्लैक बना लो और बाद में अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम कर दो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रोम। फिर आया ईपीरोम, मतलब इलेक्ट्रिकली सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या था, आप रोम बना लिए, शुरू में कंसेप्ट रीड ओनली मेमोरी था, लेकिन बाद में हम सर्टेन प्रोसेसर के थ्रू उसको हटा भी सकते थे। तो मान लो आपको इरेज करना है तो अल्ट्रावायलेट रेड के हिसाब से आप उसे इरेज कर दो, है ना, एंड देन फिर से आप प्रोग्राम कर सकते हो, उसी को कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल। फिर आया आपका ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के हेल्प से आपको किसी पार्टिकुलर बीट को या बीट को आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। ये फायदा था। देन आया क्या था, फ्लैश रैम। इसका काम था ईईपीरोम के जैसा ही था, बट डिफरेंस था कि एक साथ आप 512 बाइट तक आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये चीजें फायदा था। तो ये टाइप्स ऑफ रोम हो गया आपका, और ये मेमोरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली रैम रोम में डिफरेंस देख लीजिएगा, बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। जैसे रैम का फुल फॉर्म हो गया, उसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रैम आपका रीड एंड राइट मेमोरी है, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी है। रैम आपका क्या है, वो आपका नॉन वोलेटाइल है ना। रैम का साइज बड़ा होता है, रोम का साइज छोटा होता है। रैम इज फास्टर, रोम इज स्लोअर। When we switch on the computer, then the booting process performed by the ROM. But when after the starting the computer, the memory which come into play is called RAM. ऐसा बोल सकते हो। रोम आपका क्या है, परमानेंट मेमोरी है, ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आप उसमें राइट कर सकते हो, ठीक है। सर मेमोरी में सबका टाइप का साइज बता सकते हो, कैपेसिटी के हिसाब से भी रोम का साइज कम होता है, रैम का साइज ज्यादा होता है। यस सर ये बोले सर मेमोरी इसका टाइप डिटेल में लिखा है। यदि आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज मेमोरी टाइप, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मेमोरी, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना क्वेश्चन। सर जैसे प्राइमरी मेमोरी इसका भी टाइप है, थोड़ा सा सब लिखोगे ना, जब भी आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी बोल दिया जाए थोड़ा थोड़ा सब लिखोगे। थोड़ा सा मतलब क्या है, अब तुम उतना थोड़ी लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखोगे, कोई दिक्कत। मान लीजिए कोई फाइल बना, हाँ तो रैम में बनता है, जब फाइल बनाया रैम में बनता है। एक मिनट, फाइल किस तरह का है, सेव किया है उसको या नहीं सेव किया? नहीं अभी से बना। यदि तुम कोई फाइल बनाते हो, सुनो, फाइल नहीं तुम फोल्डर हो, दोनों में डिफरेंस है। फोल्डर बनाया तो सेकेंडरी मेमोरी में बनता है। आप जैसे फोल्डर बनाते हो सेकेंडरी मेमोरी में जाके बनाते हो, क्योंकि आपको जीयूआई है ना, वहां जाके बनाते हो। आप ये बोलो ना कि जैसे आप कोई एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, वो भी एक फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, उस पे सेव अभी नहीं किया आपने, बस कुछ लिखते जा रहे हो, वो टेम्पोररी मेमोरी है, समझे। और जब सेव या सेव एज करोगे ना, तो वो किसी फोल्डर ऑप्शन आता है आपके पास, वहां जाके स्टोर कर, तब जाके वो सेकेंडरी मेमोरी। समझ में आई बात? यही पूछना चाह रहा था, क्लियर हो गया? हम पूछ रहे थे रोम में जाते हैं रैम सिंपल सी बात है, सिस्टम को पुट करेंगे और उसमें से कोई चीज होता है, वही चीज होता है। जो भी हम स्टोर कर डेटा ना, देखो
इससे कोई डेटा पे काम कर रहे हैं, अभी कुछ ओपन किया है या कुछ टाइप कर रहे हैं, वो सारा रैम में भी जा रहा है, वो सारा रैम में जा रहा है। जब हम सी या सेवेज करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो ये सब आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और एक लास्ट टॉपिक बचा प्रिंटर, जो आप लोग थोड़ा सा देखिए प्रिंटर क्या कर सकते हैं। मेरे पास डिवाइस करवा देता हूँ। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? हार्ड कॉपी निकालने के लिए सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं और वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में चला गया, हम सेकेंडरी मेमोरी को रिमूव कर सकते हैं। कभी आपने बोला कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे, है ना? सिस्टम ऑन कर दिया, एक बार लोड हो गया होगा, वो कहाँ पे रैम में आ गया होगा, हटा दो। लेकिन डेटा जो स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क पे रह जाएगा। इंजेक्शन को मूव करोगे तो फिर आपको तो नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या आपको? देखो मैंने क्या हार्ड डिस्क स्टार्ट, आप पता है पेंटा से स्टार्ट हो जाता है, फुट करके चालू कर दिया, सिस्टम ऑन हो गया, पेंटा हटा दो, अब चलने में आ गया आपको, चल रहा है। नेक्स्ट टाइम जब ऑन करोगे ना, पता है प्रॉब्लम क्या है? अब हार्ड डिस्क लोड होता है रैम के साथ, अब हार्ड डिस्क में लोड कहां से होगा? सिस्टम ऑन हुआ क्या? बिठाओ, बैठ जाओ। हाँ, तो प्रिंटर्स की बात की थी हमने। प्रिंटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है बच्चों? जहाँ पे प्रिंटिंग जो होता है वो स्ट्राइक करके, पेपर पे स्ट्राइक करके वो प्रिंट करता है कैरेक्टर्स। उसमें एक हैमर होता है, उस हैमर पे कैरेक्टर्स होते हैं, और पेपर और उसके बीच में क्या होता है? रिबन होता है। इस रिबन के हेल्प से स्ट्राइक करता है तो उस पेपर पे डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स प्रिंट होता है, इसको कहते हैं इम्पैक्ट। जो बिना स्ट्राइक किए प्रिंट करता है उसको हम कहते हैं, बेसिकली वहां पे इंक का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना? फिर इम्पैक्ट के अंदर भी दो तरह के आप प्रिंटर्स होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। बेसिकली जो लाइन बाय लाइन प्रिंटर है वो भी कैरेक्टर ही प्रिंटर है, लेकिन बस स्पीड ज्यादा है इसलिए वो लाइन की तरह लगता है। जितने में एक दो कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है उतने में वो पूरा लाइन प्रिंट कर सकता है, इसीलिए उसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, कैरेक्टर के अंदर आपको डॉट मैट्रिक्स आएंगे और डेजिबल आएंगे। लाइन प्रिंटर की बात करोगे तो ड्रम प्रिंटर और पेन प्रिंटर आएगा। नॉन इम्पैक्ट में जाएंगे हम तो वहां भी है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, है ना, थर्मल प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये सब रिवाइज कर लीजिएगा और आई होप एग्जाम में आप लोग अच्छा करोगे, है ना? बीच में दिक्कत होगा तो वीडियोस भी हैं, वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, कोई इशू? पीडीएफ भी मैंने दे रखा है। सो आई थिंक आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छे से तैयारी करो तो रिजल्ट हमें मिलेगा, तो हम भी, नहीं तो फिर हम क्लास लेंगे अच्छे से, ठीक है? चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आप लोग तो हैंड रेज कर सकते हैं।